जय हिंद। आप कक्षा 12 गणित गणित में सबसे पहला चैप्टर जैसे है फलन, संबंध तथा फलन, उसके बाद सीमा तथा सत्ता। लेकिन उससे भी पहले, कहने का मतलब हमने आपको कल भी जब पढ़ाया तो सबसे पहले हाई स्कूल की जानकारी दी कि ये जानकारी भी यहाँ पुटअप कीजिए, तब आपके लिए बेटर रहेगा, फिर आप आसानी से उनके मान निकाल पाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ आपको संबंध तथा फलन के बारे में जानना है बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले आपको सेट थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए, समुच्चय की जानकारी होनी चाहिए। और समुच्चय में जब तक आपको समुच्चय किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उन्हें निकालते हैं, जैसे a प्लस बी पूछा जाए, a माइनस बी पूछा जाए, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इस तरीके के भागों को किस तरीके से निकालते हैं, तब आपको संबंध तथा फलन की अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले समुच्चय, आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, या समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। संपूर्ण गणित, विशेषकर आधुनिक गणित में इसका महत्व तो काफी है, इसका महत्व सबसे ज्यादा है। इस तरीके से मतलब भाषा में, अपनी भाषा में आप याद कर लीजिए, गणित की विभिन्न शाखाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण गणित, विशेष रूप से आधुनिक गणित में इसका काफी महत्व है। समुच्चय सिद्धांत का विकास, समुच्चय सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में, अर्थात 1845 से 1918 तक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। मतलब समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था, समुच्चय सिद्धांत। अब समुच्चय सिद्धांत पर विचार करते हैं। परिकल्पना, परिकल्पना में क्या है, ये तो सिद्धांत तो आ गया होगा समझ में। अब दूसरी हेडिंग है जैसे समुच्चय की परिकल्पना। अब समुच्चय की परिकल्पना आप देखते हैं कि जैसे कहीं मैदान में, जैसे खेतों में निकल गए, तो खेतों में निकल गए तो खेतों में देखा कि बहुत सारी भेड़ें जा रही हैं। तो भेड़ें जा रही हैं तो उन भेड़ों के लिए, बहुत सारी जब भेड़ें हैं तो ऐसी भेड़ों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? भेड़ों का झुंड। भेड़ों का क्या है? झुंड है। तो यहां झुंड शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यदि आपने किसी जैसे फल वाले से अंगूर खरीदे और अंगूर उसमें लगे हुए हैं, जैसे पौधे पे जैसे लगते हैं, जो बेल होती है उसकी, और जिस पर वो लगते हैं, ठीक वैसे ही, मतलब एक एक पीस नहीं लेके आए, आप पूरा लेके आए, तो ऐसे को क्या कहते हैं? अंगूर के गुच्छा। यानी उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है अंगूर के लिए, तो क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? गुच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट एक बैठे हुए हैं। जब बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? क्लास, यानी कक्षा। उनके लिए कक्षा शब्द प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही टी सेट, चाय, जब किसी मेहमान को चाय पिलाते हैं तो वो एक टी सेट पूरा होता है, उस टी सेट के अंतर्गत लेके आते हैं, तो उसे पूरा क्या कहते हैं? टी सेट। ऐसे ही डिनर सेट, डिनर सेट शाम का भोजन, जब शाम को भोजन करते हैं तो किस पर? डिनर सेट पर, तो वो शाम का भोजन क्या कहलाता है? डिनर सेट। ऐसे ही और देखेंगे तो क्या है? अनाज, अनाज बहुत सारा लगा हुआ है, खेतों में लगा हुआ है या घर पर लगा हुआ है। अगर इकट्ठा इस तरीके से लगा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? अनाज का ढेर शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ताश के पत्तों की गड्डी, वहां पर गड्डी शब्द प्रयोग करते हैं।
ऐसे ही बिंदुओं का, बहुत सारे बिंदु हैं तो क्या कहते हैं, बिंदुओं का एक समूह है। इसी प्रकार से बहुत सारे मनुष्य बैठे हुए हैं, मनुष्य बैठे हुए हैं कहीं मीटिंग के लिए, तो मीटिंग शब्द आ गया, तो उनका क्या है, उनका एक समुदाय है, समुदाय शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कई शब्द प्रयोग हुए, जैसे अंगूरों के लिए गुच्छा शब्द प्रयोग हुआ, भेड़ों के लिए झुंड शब्द प्रयोग होगा, ऐसे ही बकरियों के लिए झुंड प्रयोग होगा। इस प्रकार से जानवर, बहुत सारे जानवर हैं तो क्या है, जानवरों का एक झुंड जा रहा है। तो जब इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, इन सभी शब्दों के लिए गणित में इस तरीके से शब्द प्रयोग कर नहीं पाएंगे, क्यों, यहां मेन उद्देश्य क्या है, उसके परिणाम को ज्ञात करना। ये तो जरूरी नहीं है कि हमें झुंड शब्द प्रयोग करना है या ढेर प्रयोग करना है या गुच्छे प्रयोग करना है। वहां क्या है, वहां मुख्य काम है उसके परिणाम तक पहुंचना। तो परिणाम तक पहुंचने के लिए गणित में इसमें क्या संशोधन किया गया, इन सभी के स्थान पर गणित में एक शब्द समुच्चय का प्रयोग किया गया, समुच्चय का प्रयोग किया गया। तो देखते हैं क्या लिखा है, समुच्चय की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, टी सेट, संतरों का ढेर, बिंदुओं का समूह, मनुष्यों का समुदाय इत्यादि जैसे समूहों से परिचित हैं आप। यहां समूहों के रूप में प्रयुक्त सेट, गड्डी, झुंड, गुच्छे, ढेर, समूह, समुदाय का प्रयोग किया गया, परंतु गणित में सुविधा के लिए सभी के स्थान पर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। बात आ गई होगी समझ में, इन सभी के स्थान पर गणित में समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। यह है समुच्चय की परिकल्पना। परिकल्पना तो फिर भाषा, उसकी परिभाषा क्या बनेगी, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह का, समूह को यहां होना चाहिए, समूह को समुच्चय कहते हैं। ऐसी वस्तुएं या पदों को समूह, ऐसी वस्तुएं या पदों के समूह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो। जब समुच्चय आप बनाएंगे तो उसमें कोई विशेष गुण हो, तब तो वो समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय का एक, समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत वो आएगा। जैसे आपने कहा कि कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली बालक का समुच्चय, कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली बालक का समुच्चय। अब बहुत सारे बालक बैठे हुए हैं, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि प्रतिभाशाली कौन होगा। प्रतिभाशाली हो सकता है कोई पढ़ाई में प्रतिभाशाली है, कोई वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा है, तो कोई अटल बिहारी जैसा है, तो कोई नरेंद्र मोदी जैसा है। यहाँ स्पष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि ये सब आपस में यूनिक होते हैं। बच्चे जितने भी बैठे हैं, अगर उनकी हैबिट के स्तर से देखा जाए, उनके खान पीन के स्तर से देखा जाए, तो सब अपने अपने में यूनिक हैं। किसको क्या पसंद है कोई पता नहीं। तो ये क्या है, ये एक समुच्चय का भाग नहीं है, समुच्चय का भाग नहीं है। उसमें कोई एक विशेष गुण होना चाहिए जो उसे सबसे अलग, यूनिक बनाता है, सबसे अलग यानी विशेष बनाता है। उसमें कोई विशेष गुण विद्यमान है, तब उसे कहते हैं कि ये समुच्चय है। और समुच्चय में जरूरी नहीं है वो एक ही समुदाय के हों, एक ही समुदाय के हों। एक पुस्तक हो सकती है, एक मेज हो सकती है, एक कलम हो सकती है, अलग अलग जो भी हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है वो सब एक जाति के हों, एक समुदाय के हों, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग उनमें निश्चित रूप से कोई विशेष गुण विद्यमान हो तो उसे समुच्चय कहा जाता है। आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं। इस प्रकार से सुपरिभाषित या सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। दो या दो से मतलब एक समुदाय ऐसा नहीं बनना चाहिए जो वो समान हो।
इस प्रकार से सुपरिभाषित या सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए, अर्थात समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि किसी समूह में ए बी 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 सी 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 हो तो स्पष्ट है कि इसमें सुस्पष्टता नहीं है। क्यों? इस ए में और ए में ये दोनों एक जैसे एक समुदाय के आ गए, इन दोनों में कोई विशेष गुण नहीं है। ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर ए है पहला, और ये भी स्मॉल लेटर ए है, तो इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता नहीं है तो ये सुस्पष्ट नहीं है, यानी सुपरिभाषित नहीं है। ये इस प्रकार समूह, जो समूह मजले कोष्ठक के अंतर्गत ABC समुच्चय है, तो इसमें कोई किसी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी पुनरावृत्ति होती है उसे केवल एक ही बार लिखते हैं, तब वो समुच्चय के अंतर्गत आता है। आगे समुच्चय संकेतन। संकेत में आप जानते होंगे, संकेत में जानते होंगे सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी समुच्चय को डिनोट करते हैं, किसी समुच्चय को नोट करते हैं, तो उसे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा नोट करते हैं, और समुच्चय के अवयवों को, जो उसमें अवयव लिखे जाते हैं, समुच्चय यानी मजले कोष्ठक के अंतर्गत जो उसमें अवयव लिखे जाते हैं, समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों ABCD से प्रकट करते हैं। यदि कोई अवयव X समुच्चय A में है, यदि कोई अवयव X समुच्चय A में है, तो उसे X belongs to A दर्शाते हैं। X belongs to पढ़ सकते हैं, या X A का अवयव है। ये जो चिन्ह लगा है ई जैसा बना हुआ है, ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? अवयव है, यानी X A का अवयव है। X A का अवयव है, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं X belongs to A, X belongs to A। तो इस समुच्चय सेट थ्योरी के अंतर्गत आपने सीखा समुच्चय सिद्धांत क्या है, कि समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। इसका विशेष महत्व है, और ये संपूर्ण गणित विशेषकर आधुनिक गणित में इसका काफी महत्व है। समुच्चय सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में, अर्थात 1845 से 1918 तक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। यानी समुच्चय सिद्धांत का विकास या समुच्चय सिद्धांत किसने दिया? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर ने इसका प्रतिपादन किया और समुच्चय की संकल्पना के बारे में बताया कि जैसे टी सेट, डिनर सेट, भेड़ों का झुंड, इन सब के लिए कहीं झुंड तो कहीं ढेर तो कहीं सेट तो कहीं गड्डी, इस तरीके से जो समुदाय समूह प्रयोग किए गए गणित में इसे समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। इन सब के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या है? समुच्चय, यानी सेट बन गया। वैसे तो सेट ही है, जैसे टी सेट का, इसमें भी समुच्चय को इंग्लिश में क्या? सेट कहते हैं। जब सेट कहते हैं तो डिनर सेट, वही सेट ही शब्द आता है, सभी के लिए सेट शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ऐसी वस्तुएं या पदों का समूह समुच्चय कहलाता है जिसमें कोई विशेष गुण विद्यमान हो, यानी वेल डिफाइन हो। जो वेल डिफाइन होगा वो सेट कहलाएगा। देखते हैं अगला टॉपिक, समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। यहाँ तो लिखने का तरीका था कि समुच्चय को किस किस विधि से लिखा जा सकता है। तो लिखने का तरीका आपने देखा, रोस्टर विधि और गुण विधि। रोस्टर विधि जिसे कहते हैं उसे तालिका विधि भी कहते हैं, उसे साड़ी विधि भी कहते हैं। और दूसरा
गुण विधि। तो गुण विधि के अंतर्गत अब यहां समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय निरूपण की प्रमुख दो विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की प्रमुख दो विधियां हैं। इससे पहले आप पढ़ क्या क्या चुके हैं? इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि समुच्चय सिद्धांत क्या है। तो समुच्चय सिद्धांत में क्या, उसकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। संपूर्ण गणित लेकिन खासकर आधुनिक गणित में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समुच्चय सिद्धांत सन 19वीं शताब्दी के अंत में 1845 से 1918 तक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद समुच्चय की परिकल्पना के बारे में आपको अच्छे से बता दिया कि जैसे कि टीन सेट, टी सेट, अंगूरों का गुच्छा, भेड़ों का झुंड, इन सभी जो ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, झुंड, गुच्छा, समूह, समुदाय, सेट, इन सब के लिए गणित में केवल एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ तक पहुँच गए थे। और समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं तथा उसके अवयवों को धन कोष्ठक यानी मझले कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं। डिजिट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे आएंगे समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण की प्रमुख दो विधियां हैं। नंबर 1 सारिविद या रोस्टरविद या तालिकाविद। सारिविद, रोस्टरविद या तालिकाविद। तालिका तो जानते ही हो, टेबल। सारी मतलब टेबल, रोस्टर विधि याद रखना थोड़ा, अंडरस्टूड इट। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्ठक, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को धन कोष्ठक, मझला कोष्ठक के भीतर लिखकर अवयवों को पृथक करने के लिए उनके बीच अल्प विराम लगा देते हैं। अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, राम, श्याम, मोहन, 3 कैंडिडेट हैं। इन तीनों कैंडिडेटों को धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखा गया और इन्हें आपस में अलग करने के लिए अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाएं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय AEIOU धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखा, उसे मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखने के बाद कॉमा लगा दिए, तो ये क्या समुच्चय का सेट बन गया। 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये क्या है समुच्चय का सेट है, कॉमा द्वारा अलग अलग। जब इस प्रकार से लिखते हैं तो इसे सारी विधि, रोस्टर विधि या तालिका विधि कहते हैं। एक तो ये है विधि समुच्चय को निरूपित करने की। दूसरी विधि क्या है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि उसकी मतलब प्रॉपर्टी के आधार पर उसका गुण क्या होगा, तो गुण देखेंगे। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। यदि समुच्चय ए के अवयवों का विशेष गुण P है, P ऐसे ही कह दिया P है मान लिया, तो उसे निम्न प्रकार से प्रकट किया जाता है। A बराबर मझला कोष्ठक X सच दैट, मतलब इस प्रकार X सच दैट PX कोष्ठक बंद, जहां P उसका क्या है, कोई विशेष गुण है। और देखिए भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय, अब हमें सेट बनाना है भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय और गुण विधि के आधार पर। A बराबर X सच दैट X भारत का नागरिक है, वो क्या है, एक भारत का नागरिक है।
20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यहां पर देख लीजिए दोनों को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। क्या कहा है उसने, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो पहले तो यदि आप 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं नहीं जानते हैं, अगर जिनमें आप उनके डिजिट साड़ी के रूप में लिखना नहीं जानते हैं और लिखवाया गया मतलब इसे समुच्चय के द्वारा लिखिए, तो उसे तो आप लिख देंगे किसमें, गुण विधि के आधार पर। और जिनकी गुण विधि लिखना नहीं जानते हैं उसे लिख देंगे साड़ी विधि के आधार पर। कुछ ऐसे आ जाते हैं समुच्चय निरूपित करने के लिए, और आप कभी तो उसकी गुण विधि जानते हैं और कभी उसकी रोस्टर विधि जानते हैं। जैसे अभी यही था, भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय, आपने गुण विधि को दर्शाया, ठीक। यहां पर आया AEIOU, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब यदि आप स्वर जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं, अगर स्वरों को जानते हैं तब तो आप उसे तालिका विधि से लिखेंगे। AEIOU मंझले कोष्टक के अंदर लिख दिया, कॉमा लगा दिया, बस हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यदि नहीं जानते हैं, जब नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, तब उसे लिखेंगे गुण विधि से। और गुण विधि से कैसे लिखेंगे, A बराबर या P बराबर किसी से भी लिख दिया, अंग्रेजी के बड़े अच्छे से, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो लिख दिया। मंझला कोष्टक X सच दैट X, जहां X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, X सच दैट X, कॉमा जहां X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये गुण विधि से लिख दिया। हमें स्वर पता है नहीं पता है, फिर भी गुण विधि से आपने लिख दिया उसे, ठीक। ऐसे ही यहां पर आ गए। अभी इसने कहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अगर हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्या, 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं आपको पता है, और पता होनी भी चाहिए। इतनी सरल चीज अगर पता नहीं होगी और इंटरमीडिएट में आ गए, इंटरमीडिएट का गणित जिसे बहुत अच्छे से आता है, वो कई एक दिवसीय परीक्षाओं को फाइट कर सकता है, अधिकतर परीक्षाओं को। क्यों, अब तो चलो, अब तो फिर भी कम हो गया। हमारे टाइम में 6 बुकें चलती थीं, बीजगणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, निर्देशांक ज्यामिति, 6 किताबें चलती थीं। और जब 6 किताबों का ज्ञान कंप्लीट होता था, तो ऐसी कोई एक दिवसीय परीक्षा नहीं है साइंस साइड से रिलेटेड, जैसे TGT का पेपर क्यों ना हो, जिससे टीचर बनते हैं। तो इंटरमीडिएट अगर बहुत अच्छे से आता है तो आप TGT तक फाइट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अगर आपको आती हैं तो आप तालिका विधि अपना सकते हैं, साड़ी विधि, रोस्टर विधि अपना सकते हैं। रोस्टर विधि के अंतर्गत कैसे लिखेंगे, A बराबर धन कोष्टक लगाया और क्या किया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 मंझले कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, कॉमा लगा दिया। क्या हो गया, रोस्टर विधि से 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब यदि आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी होती हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे A बराबर धन कोष्टक X सच दैट X, X सच दैट X, जहां X 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, जहां X 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो इन्हें लिखना सीख लीजिए आप। जब किसी समुच्चय विधि से किसी को लिखवाया जाता है समुच्चय के रूप में, तो आप, ये तो आपकी मेंटलिटी है।
आप किस तरीके से बेटर समझते हैं कि हम किस तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। वहाँ जब समुच्चय रूप में लिखवाया जाता है तो चाहे आप रोस्टर विधि से लिखिए, चाहे उसकी गुण विधि से लिखिए, लिखना आना चाहिए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, अगर पूछा जाएगा मतलब शर्त लगा दी एक तरीके से कि आपको रोस्टर विधि से लिखना है, तब तो आप फंस गए कि आपको वही आना चाहिए, रोस्टर विधि आनी चाहिए। गुण विधि से लिखा है तो गुण विधि आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी केवल समुच्चय विधि पूछा है, तब आप दोनों में से किसी का भी जवाब दे सकते हैं। 20 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय a बराबर x सच दैट x, 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। तालिका विद द्वारा निम्न प्रकार प्रकट करते हैं। a बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। आया होगा अच्छे से समझ में। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत या यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, जब किसी की शुभ शुरुआत होती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपकी शुभ शुरुआत हो रही है, मतलब आप समुच्चय सीखना चाह रहे हैं और उसके आप बेस को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सेट थ्योरी सीख पाएंगे। तो बेस पहले क्लियर होना चाहिए। जब बेस अच्छे से क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को समुच्चय को भी अच्छे से सीखेंगे और समुच्चय पर ही आधारित यानी समुच्चय का प्रयोग करते हुए आपको संबंध तथा फलन, जो आगे आने वाला चैप्टर है, जो इंटरमीडिएट कोर्स में है। हालांकि समुच्चय कोर्स से हटा दिया गया, मेरे टाइम में तो समुच्चय भी था। अब आपको समुच्चय की जानकारी, जो प्री जानकारी है, वो तो चाहिए। फर्स्ट एड चाहिए। जब तक फर्स्ट एड नहीं मिलेगा तब तक क्या पता क्या हो। तो इसलिए आपको ये फर्स्ट एड की जरूरत है। जब तक आपका प्राथमिक उपचार होगा नहीं, तब तक आप जो रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर हम डायरेक्ट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दें तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, और जो भी उसमें पॉइंट यूज होंगे वो किसी न किसी तरीके से सेट थ्योरी से रिलेटेड होंगे। तो सेट थ्योरी को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया आपको समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत में क्या है, समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। समुच्चय का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। संपूर्ण गणित, खासकर आधुनिक गणित में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समुच्चय सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में 1845 से 1918 कोष्टक बंद कर देंगे के बीच जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। इसका जो समुच्चय सिद्धांत है उसका विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। इसके बाद देखते हैं समुच्चय की परिकल्पना, मतलब किस तरीके से कल्पना करेंगे। तो कल्पना करने के लिए क्या है, टी सेट यानी चाय वाला जो सेट होता है पूरा, एक ट्रे में कप रखे हुए और भी पूरी व्यवस्था, टी सेट, डिनर सेट, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, जानवरों का झुंड, इनके लिए तो झुंड प्रयोग किया जाता है शब्द। ऐसे ही अंगूर का गुच्छा, अंगूर कैसे गुच्छे में लगे होते हैं, अंगूर का गुच्छा, बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए एक कमरे में तो वो उनकी क्या है, क्लास है, कक्षा है। ऐसे ही व्यक्तियों का समुदाय, बिंदुओं का समूह, ताश के पत्तों की गड्डी, इस प्रकार जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, गड्डी, सेट, गुच्छा, झुंड, ढेर, समूह, समुदाय, इन सब के स्थान पर गणित में एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय कहते हैं तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं कौमा पदों का समूह समुच्चय कहलाता है यदि उसमें कोई विशेष गुण विद्यमान हो, यदि उसमें कोई विशेष गुण विद्यमान हो। फिर समुच्चय संकेत, तो समुच्चय संकेत में क्या है? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के
कैपिटल लेटर्स से व्यक्त करते हैं। आप ABCD किसी से व्यक्त कर सकते हो। तथा इनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं और इसे धन कोष्ठक के भीतर लिखते हैं और इन्हें अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसके बाद समुच्चय निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, एक रोस्टर विधि और एक गुण विधि। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, इनके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।